रनवे टॉपिक के बाद में अब नेक्स्ट हमारे पास में होता है टैक्सीवे। अब ये टैक्सीवे क्या होगा, किस तरीके से उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या इसके नॉर्म्स हैं, किस तरह से इनमें हम लोग फर्दर चीज़ों को ऐड करते हुए जाएंगे, तो उन्हें चेक करते हैं। तो जैसे हमारे पास में ये रनवे है, रनवे पर एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग होगी। लैंड होने के बाद में एयरक्राफ्ट यहाँ से ऑफ कोर्स लैंडिंग के बाद में उसको लोडिंग अनलोडिंग ऑफ द पैसेंजर कार को परफॉर्म करना होता है, तो वो ऑफ कोर्स इस रनवे के ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकता है। उसके लिए वो कोई एक दूसरी बिल्डिंग के पास में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बिल्डिंग। तो टर्मिनल बिल्डिंग के पास में एक एरिया होता है या उसके जस्ट सामने एक एरिया होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्रन एरिया। एप्रन एरिया वो होगा जिसमें लोडिंग अनलोडिंग ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब ये इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो अब इसको क्या जनरली हम लोग जो टर्मिनल बिल्डिंग्स होती है वो साइड में दिया जाते हैं। ठीक है, तो ये सपोज रनवे हुआ, एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, लैंड करने के बाद में वो इस तरह से पाथ को फॉलो करेगा और एप्रन जो उसके टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट सामने होगा, मैं इसका एक डायग्राम भी दूंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ रनवे है और इधर टर्मिनल होगा, तो इस पाथ को ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाएगा और यहाँ एप्रन पे जाके लोडिंग अनलोडिंग को वो परफॉर्म करेगा। जैसे ही उसका वो ऑपरेशंस वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ से वो वापस से मूव करता हुआ आएगा और एयरक्राफ्ट यहाँ पहुँचने के बाद में अब वापस से चला जाता है टेक ऑफ के लिए। तो ये वो पाथ है जिसको हर एयरक्राफ्ट एक रनवे के ऊपर या एक एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह से परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। इसी से एक लाइन बनती है कि एयरक्राफ्ट रनवे पर चलने के बाद में जिस किसी दूसरे पाथ को ट्रेवल करता है, या यूं कहो कि रनवे के अलावा किसी भी पाथ को अगर एयरक्राफ्ट ट्रेवल करता है, वो जो पाथ मिलता है उसे ही हम लोग कहते हैं टैक्सीवे। ठीक है, और ये एग्जिट होने के काम में आ जाती है रनवे पर, तो उसे बोलते हैं एग्जिट टैक्सीवे। ठीक है, अब यहाँ बाकी सब होते ये सारे टैक्सीवेज ही हैं। तो इनमें टैक्सीवेज में अब किस तरह से कैलकुलेशन होगा, उन्हें समझना। टर्मिनल बिल्डिंग अगर जैसे पास में है और इस तरह से मूव करके एयरक्राफ्ट को यहाँ पर आना है, तो उसमें सबसे पहले ये रह जाता है कि कर्व्ड पोर्शन आते ही वापस से हम लोग चले जाते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, क्योंकि जो भी कोई बॉडी कर्व सेक्शंस पे रखी जाएगी, डेफिनेटली उस केस के अंदर हम लोग सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को जनरेट करने की कोशिश करें। सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट किया जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बैलेंस कर जाएगा, जो हमारे पास में इनर्शियल लॉ के बेसिस पे हम लोगों ने ऑलरेडी इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जब हम लोग उस थ्योरी के बेसिस पे देखते हैं, तो जो फॉर्मूला मिलता है हाईवे का, E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी आर। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। ये हो गया, मैं दोबारा से रिकॉल करवा देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। रेडियली इनवर्ड साइड है, रेडियली आउटवर्ड साइड होगा, दोनों बैलेंस कर गया तो पूरा बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब इस सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के अंदर हम लोग जब एयरक्राफ्ट्स के लिए जब किसी भी बॉडी को जब प्लेस करना होगा, तो प्लेस करते वक्त ये जो सुपर एलिवेशन है, सुपर एलिवेशन का इफेक्ट ये है विद रेस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस को हमें रेस करना है। ठीक है, फ्रिक्शन का सिग्निफिकेंस होगा कि किसी भी बॉडी के लिए जब टायर्स या जो बॉटम वाला पोर्शन है, वो व्हील वाला सरफेस जो रोड सरफेस होगा, या फिर हमारे पास में जो रेलवे के लिए हो या एयरक्राफ्ट्स के लिए हो, तो जो भी हमारे पास में पाथ है, उसको जो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, उसके बेसिस पे हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। ऑफ कोर्स दोनों के दोनों लेटरल प्लेन में ही ये सारा डिस्कशन किया जा रहा है। वी स्पीड ऑफ द व्हीकल हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ द कर्व, और जी हम लोग एक्सेलरेशन के बेसिस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बेसिस पे इसे ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक के कंसेप्ट को मैं एक बार वापस से समराइज कर देता हूँ, ताकि हम लोग फिर और आगे डिटेल में जाएं। हम लोग whenever we are going to check a path of a aircraft, first of all aircraft is going to perform the landing operation, then after the aircraft is going further for the loading unloading of the passengers and cargo near to terminal building. That particular area which is going to be just located nearer to that terminal building is called as a apron area. From runway to apron area, there is a particular path which is going to be traveled by the aircraft, and whenever this operation is going to be performed completely, then after the aircraft is further going to travel from apron to runway, and that path is called as a taxiway. The part of the taxiway which is going to be utilized at the time of the exit purpose, that is called as a exit taxiway. We can say in a one single statement that the path traveled by the aircraft other than the runway is called as a taxiway. So whenever we are going to calculate the parameters for the taxiway, we can decide one single parameter, that is the radius. Reason for that, because this is going to be as a runway, and that is the uh, apron area or terminal building. So whenever the aircraft is going to travel this much amount of the distance, and after that traveling a curved portion, if we have
provided a curved portion, then again, according to the law of inertia, we have to generate centripetal force, and this centripetal force is further going to be balanced by centrifugal force. So in case of highway, this is the equation: centripetal and centrifugal forces. Both the forces are acting in a radial direction. If forces are going to balance each other, then the net resultant force on the body will be zero and the journey will be most comfortable. So this super elevation effect is nothing but whenever with respect to inner surface, outer surface is placed at a higher elevation, then that is called as a super elevation effect. And friction is the effect which is going to be generated in a lateral direction between wheels and surface. Both the forces are acting laterally towards the inward center of the body, and v speed of the aircraft, radius of the curve, and g acceleration. Now the condition is we have to check which parameter should be considered or not. उसको आप इस तरीके से समझना, जैसे अगर हमारे पास कर्व्ड पोर्शन की बात करते हैं तो कर्व्ड पोर्शन पर सुपर एलिवेशन का इफेक्ट ये होता है कि विद रेस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस को रेज करना चाहिए। जब अगर पूरा बॉडी कंप्लीटली टिल्ट हो जाता है, ठीक है, या फिर हम लोग ये कहें कि mg sin थीटा फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन जब कंप्लीटली हमें मिल जाता है, तब जाकर हमारे लिए ये सुपर एलिवेशन का इफेक्ट है जो कि वहां पे बॉडी के लिए दिखाई देता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही होती है कि mg sin थीटा का केस हमें मिलता ही तब है, सिर्फ और सिर्फ तब जब पूरा बॉडी टिल्ट हो गए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन, mg sin थीटा जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो टिल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हो गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो सरफेस के बेसिस पे आसानी से हमको मिल जाएगा। एयरक्राफ्ट्स के साथ में कंडीशन क्या होती है कि एयरक्राफ्ट्स में, जैसे एयरक्राफ्ट है तो फ्रंट व्हील और रियर व्हील, तो दोनों में से जो फ्रंट व्हील है वो हमेशा सेंटर लाइन ऑफ द रनवे के ऊपर ही ट्रेवल करता है। टैक्सीवे में भी सेम यही लाइन होती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि एयरक्राफ्ट जब इस तरह से पाथ को ट्रेवल करता हुआ जाएगा, इसका डायग्राम इस तरह से समझिए, ठीक है। एयरक्राफ्ट ऐसे कुछ डिस्टेंस है जिसको ट्रेवल करता हुआ जा रहा है रनवे के ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ व्हील बेस्ड डिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो ये फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील ऑफ द एयरक्राफ्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्लेस्ड ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक, सेंटर लाइन ऑफ द रनवे। ये क्यों ऐसा रखते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा होता है कि अगर ये फ्रंट व्हील को हम लोग डिविएट कर देंगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, कहीं पर भी अगर इसको डिविएट कर दिया जाएगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ जो है वहां से डिविएट होने के बाद में ये जो रियर व्हील्स हैं इनके चांसेस होंगे कि वो ग्राउंड सरफेस को टच कर जाए। ऐसा ना हो, इसी के लिए हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि जब भी कभी हम लोग रनवे पे एयरक्राफ्ट के लिए जब मूवमेंट होता है तो उनके लिए गाइडलाइंस दी जाती है कि हमेशा एयरक्राफ्ट को सेंटर लाइन ऑफ द रनवे को ही फॉलो करना होता है। हाँ, प्लस माइनस 5 से 7 मीटर का ऑफकोर्स वो मार्जिन छोड़ा जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मार्जिन के साथ में मूवमेंट होता हुआ हमें फिर भी दिखाई देना चाहिए। इन सब रीजंस के साथ में एयरक्राफ्ट का जो फ्रंट व्हील है वो सेंटर लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा। अगर वो सेंटर लाइन को फॉलो कर रहा है तो जो रियर व्हील्स है जब वो इस तरह से फॉलो होते हुए दिखाई देंगे, और अगर हम लोगों ने विद रेस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस को रेज भी किया है तो फ्रंट व्हील का जो टिल्टिंग होगा वो टिल्टिंग इफेक्ट अब हमें तो होगा नहीं, क्योंकि वो तो फ्रंट व्हील तो सिर्फ सेंटर लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, रियर व्हील का ही टिल्टिंग होता हुआ हमें दिखाई देगा। आप इस डायग्राम को ऐसे विजुलाइज करना कि अगर ये ऐसा है तो फ्रंट व्हील यहाँ है, जैसे फ्रंट व्हील हो गया, ये रियर व्हील्स है, तो ट्रेवल करते हुए जाएंगे, ठीक है। अगर पूरा बॉडी कर्व्ड पोर्शन पे टिल्ट भी हो गया तो रियर व्हील्स के साथ में हम लोग, क्योंकि कभी भी जब हम लोग टिल्टिंग की बात करते हैं तो उस केस में विद रेस्पेक्ट टू की जरूरत होती है, हमें एक डाउनवर्ड होना चाहिए, और सिंगल व्हील होगा तो उस केस के अंदर वो डाउनवर्ड होने के चांसेस ही वहां पे नहीं होंगे। तो हमारे पास में जो ये प्रॉब्लम आई उसके चलते इस रिजल्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक लॉजिक ये दिया जाता है, दूसरा लॉजिक ये है कि चलो भाई अगर साइज ऑफ एयरक्राफ्ट अगर स्मॉलर है तो उस केस के अंदर तो वो फिर भी शायद पूरा का पूरा बॉडी कुछ हद तक या स्मॉलर अमाउंट से वो टिल्ट हो भी जाए, कुछ हद तक रियर व्हील्स के बेसिस पर परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो अपने आप में टिल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बिगर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट है तो डेफिनेटली उसके लिए व्हील बेस्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी। अब अगर व्हील बेस्ड डिस्टेंस ज्यादा है तो उससे होगा ये कि फ्रंट व्हील जो है वो तो यहां पर आ चुका है और रियर व्हील अभी भी यहां पर रनवे पे है। फ्रंट व्हील इस कर्व पोर्शन तक बिगड़ नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये अगर ये फ्रंट व्हील यहां से ऑलमोस्ट एग्जिट होने वाला है
और ये रियर व्हील अगर एंटर ही किया है तो उस केस के अंदर अब जो परसेंटेज हमें मिलने वाला है जिसमें mg sin थीटा जनरेट होगा, वो mg sin थीटा की वैल्यू एज कंपेयर टू प्रीवियस जो हम लोगों ने स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट के लिए जो डिस्कशन किया, उसके कंपैरिजन में वो परसेंटेज और भी कम होगा। तो बेसिकली वहां पर एक नॉन यूनिफॉर्मिटी है जो कि जनरेट होती हुई हमको दिखाई देगी। तो जहां ये सारी प्रॉब्लम्स हमको क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, उन्हीं सब के बेसिस पर एक दूसरी थ्योरी बनाएगी कि क्यों ना हम लोग जब सुपर एलिवेशन का इफेक्ट और फ्रिक्शन के इफेक्ट से सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करना है, और सुपर एलिवेशन इतने सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक नॉन यूनिफॉर्मिटी हम लोगों को बन चुका है, ठीक है, क्योंकि एक ही एयरपोर्ट के ऊपर स्मॉलर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं, बिगर साइज भी करते हैं। हाँ, अगर एक डेडिकेटली है जब तो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई मिक्स टाइप ऑफ एयरपोर्ट है तो उसमें तो दोनों ही वहां पे लैंडिंग एंड टेक ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे कंडीशंस की प्रॉब्लम के चलते यहां पर एक रिजल्ट बस बन गया कि हम लोग क्या करते हैं कि उस समय टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स को फिर एक ही फिनोमेना से जनरेट किया जाता है, और वो फिनोमेना है सिर्फ फ्रिक्शन। हम लोग सुपर एलिवेशन के इफेक्ट को नील कर देते हैं, जीरो कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि हम लोग कहीं पर भी विद रेस्पेक्ट टू इनर आउटर सरफेस को रेज करना, ऐसा कोई स्टेटमेंट वैलिड नहीं करते। दोनों एक लेवल सरफेस पे ही हम लोगों को वहां पे दिया स्लोप होता है, लेकिन वो सिर्फ ड्रेनेज पर्पस के लिए होता है, इसके अलावा और कोई स्लोप नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स, जब हम लोग जब हम लोग बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट के लिए, तो टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स को फिर जनरेट किया किसने? एफ ने, फ्रिक्शन ने। और अगर ये चीज छोटी सी क्लियर हुई तो आपको ये भी शायद रिलेट हो जाएगा कि क्यों विड्थ ऑफ टायर हम लोग ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं एयरक्राफ्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में पता है वहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को जनरेट करने की हमें जरूरत होती है, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे पास में अब जो ये फॉर्मूला बनेगा एफ के बेसिस पे, अगर हम लोग देखें तो एफ इक्वल टू क्या मिला? वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 एफ, ठीक है, सॉरी 127 आर। अब इस फॉर्मूले में कभी एफ कैलकुलेट नहीं होता है, इसमें हमेशा आर कैलकुलेट होता है, और अगर आर कैलकुलेट होगा तो फॉर्मूला हो गया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 एफ। यहां लेकिन इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये फॉर्मूला एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो मॉडिफिकेशन है वो ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे 127 की जगह लिखा जाता है 125। एफ की जगह हम लोग एफ तो वही लिखते हैं, लेकिन एफ का जो मैग्नीट्यूड, जैसे जो हाईवे में हमारे पास में मैग्नीट्यूड है वो है 0.15, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड रखा जाता है 0.13, ठीक है। अब उससे जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से कि आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125 एफ, ठीक है। अब ये जो पैरामीटर हम लोगों को मिले हैं, जिसमें हम लोग 125 एफ लिखते हैं, मानते हैं बहुत स्मॉलर मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? तो आप इसमें बहुत सीधा सिंपल सा लॉजिक आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ 127 125 लिखा गया है, तो उसके चलते क्या कुछ हद तक ही सही है, स्मॉलर अमाउंट से ही सही, क्या रेडियस ऑफ द कर्व बढ़ जाएगा? ठीक है, एफ की वैल्यू 0.15 की जगह 0.13 रखी गई है, तो अगेन उसका बेनिफिट क्या रेडियस ऑफ द कर्व फिर से बढ़ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो बेनिफिट हमारे पास में हुआ है सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ द कर्व के लिए ही यहाँ पर ये मॉडिफिकेशंस को किया गया, ठीक है। तो जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज आर इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125 एफ। अब मैं ये टॉपिक को यहाँ पे समराइज करवाता हूँ ताकि हम लोग आगे कैरी कर सकें। In case of highway, the total centripetal force is generated by super elevation plus friction. But now, whenever we are going to utilize this super elevation effect, with respect to inner surface, outer surface must be placed at a higher elevation. Then only we can say that the total centripetal force is actually going to be generated. And now we can, with the help of this super elevation, at that time the mg sin theta force must attack towards the center of rotation. But this total concept is going to be based only whenever the total body is going to be tilted and this mg sin theta is acting towards the center of rotation. Whenever we are discussing the concept of this the movement of this aircraft, there is a distance, that distance is called as a wheel based distance, front wheels and rear wheels distance. In between these two, the distance is called as a wheel based distance. Always we have to provide that front wheel on the center line of the runway or taxiway. Reason for that, because it might be possible if rear wheels are going to be, if front wheel is not following the center line, then
by deviating that path, if the center front wheel is going to be shifted either in a left hand side or right hand side, then these wheels may touch to the ground surface. And if it is if these wheels are going to touch the ground surface, at the same time the speed of the aircraft is high, and due to the higher amount of the impact forces, there will be chances of the accident. So to avoid all these conditions, it is better that the front wheel must follow the center line path. And if it is going to follow the center line path, then we can say that whenever we are going to provide the movement of the aircraft or the total force is going to be actually transmitted by these two rear wheels only. So what will be the effect of this concept? So the aircraft is going to follow the center line of this path first on the runway, then after this aircraft is going to be placed on the curved section. Now the condition is whenever we want to utilize the effect of this centripetal forces, that is in terms of this super elevation, with respect to inner surface, outer surface must be placed at a higher elevation. But now what will happen, if we have provided only as a one single wheel, then it is not possible that the total front wheel portion of the aircraft is actually going to generate the mg sin theta. Mg sin theta is only generated by the rear wheel portion. It might be possible that 60% or 70% weight is going to get as a mg sin theta component, but remaining 30% or 40% we are not going to get as a mg sin theta component. Reason for that, because we do not have any other wheel to generate this mg sin theta, or we can say that the super elevation effect. This is the one logic. Another logic for the calculation of this super elevation effect or the friction effect, whenever we are going to provide this this type of the arrangement, there may be the chances of the aircraft can be available in terms of two arrangements, either the smaller size of the aircraft or bigger size of the aircraft. In case of the smaller size of the aircraft, the wheelbase distance will be much lesser. Now what will be the effect of that? Whenever this curved portion, in case this curved portion, in reality we will always find as a smaller portion, not this much amount of the bigger portion is available for the movement of the aircrafts. Now the condition is, so if this wheelbase distance is lesser, then it might be possible, let's say we have provided the super elevation, now runway, taxiway, and we have provided the super elevation, then it might be possible the total body is going to be deflected towards the center of rotation. Then at the same time the mg sin theta forces will be generated because of that rear wheels. But at the same time, whenever the size of the aircraft is going to be increased, the wheelbase distance is further going to be increased. Then again it is not possible that the percentage of this mg sin theta as compared to the previous case, that percentage is going to be reduced. So now what will be the effect of that? We are not going to get as a uniform result in terms of this super elevation effect. So we have neglected and we have eliminated this super elevation criteria to generate the centripetal forces for the aircraft movement. That's why the total theory is based to generate this super elevation with the help of this only friction only. Now the concept is, the formula to calculate the value of radius of the curve, instead of this friction or centripetal force, in the above formula is used to calculate the value of radius of the curve. Instead of 127, we have written as a the formula is accepted as a 125. Again, instead of 0.15, the formula has accepted as a 0.13. Reason for that, by reducing these values, the radius of the curve is going to increase. That is the benefit. That's why we have provided all these arrangements. Next one is, this is the purely physics concept based formula that we have accepted. Now there is another formula. On that basis also there is one more calculation that we have accepted, and that is more logical. First one is wheelbase distance, वो इस तरह से मेजर होगा फ्रंट व्हील और रियर व्हील्स के बीच में. तो आप ऐसे सोचना कि अगर मैं दो व्हील्स के बीच में डिस्टेंस को बढ़ा रहा हूं, ठीक है, फ्रंट व्हील्स और रियर व्हील्स के बीच में, अगर ये डिस्टेंस हम बढ़ा चुके होंगे तो उस केस के अंदर टर्निंग रेडियस की रिक्वायरमेंट क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी. आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक हो गया नैनो कार और एक है सफारी कार. नैनो कार की बात करते हैं तो उसके व्हील बेस की डिस्टेंस कम है, सफारी कार की जब बात करेंगे तो व्हील बेस डिस्टेंस ज़्यादा है. तो जितने डिस्टेंस के अंदर या जितनी रेडियस के अंदर नैनो कार टर्निंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेती है, सफारी कार कभी परफॉर्म नहीं कर पाती. तो उससे एक लाइन बना देते हैं कि अगर व्हील बेस डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है
तो डेफिनेटली वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द कर्व। तो रेडियस ऑफ द कर्व और व्हील बेस दोनों ही एक दूसरे के क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो पहला टर्म ये कि जब भी हमारे लिए बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ व्हील बेस डेफिनेटली देयर विल बी इंक्रीमेंट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस रेडियस ऑफ द कर्व। अब इसके बाद के जो इसके फॉर्मूला है वो किस तरह से ड्राइव हुआ है उसको आप इस तरीके से देखना। सबसे पहले जैसे कि अगर हम लोग रनवे की बात करते हैं तो रनवे के ऊपर ये हो गया फ्रंट व्हील और रियर व्हील, दोनों में से एक्चुअली में जो ग्राउंड सरफेस को पहले टच करता है वो दोनों में से करता कौन है टच, वो करेगा रियर व्हील। ठीक है, और इन दोनों के लिए जो डिस्टेंस होगा जो यहां हम लोग मेजर करें, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज अ ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर। ठीक है, अब ये तो तब था तब जब हमारे पास में सिर्फ 2 ही व्हील हैं। ठीक है, लेकिन अगर सपोज यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ व्हील्स ज्यादा आ जाए मतलब कि हमारे पास में लेट से हम लोगों ने यहां पर 4 व्हील्स के साथ दिया, अगेन जो कंसेप्ट बनेगा वो तो इनके सेंटर लाइन के बेसिस पे बनेगा। सेंटर लाइन के बेसिस पे क्यों बनेगा, क्योंकि स्ट्रेस सर्किल जो जनरेट करेंगे उनका जो सेंटर होगा वो यहां पर कॉन्साइड करेगा इस सेंटर लाइन से, इसलिए इस तरीके से वो कैलकुलेशन को परफॉर्म किया गया। तो इसे एक नाम दिया जाता है ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर। लेकिन थ्योरी ये रह गई कि इतना जो पोर्शन है हमारे पास में वो हम लोगों ने कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं किया। तो जिन साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला बनाया उन्होंने क्या किया कि ये एक्स्ट्रा मार्जिन को कंसिडर किया। उन्होंने ये भी कह दिया कि फ्यूचर में भी अगर कभी कोई भी कैसा भी जो फ्यूचर में मॉडिफिकेशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉडिफिकेशन यहीं पे होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं उन्होंने 6 मीटर रख दिया। तो बेसिकली हमारे पास में सेंट्रल लाइन से जो यहां तक का है आउटर मोस्ट जो डिस्टेंस है वो फिर कितना मिला, ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास में वो डिस्टेंस है जो इस तरीके से हमें मिलती हुई दिखाई दी। ठीक है, अब इसी डिस्टेंस के साथ में एक तो ये हो गया ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर, इनको हम लोग किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे वो यहां चेक करो। सबसे पहले ये देखो फ्रंट व्हील है वो सेंटर लाइन को फॉलो करता हुआ जाएगा, रियर व्हील कुछ इस तरह से। ठीक है, मैंने आपको 6 मीटर का जो क्लॉज है वो बताया, मैंने आपको 4 व्हील्स के साथ है, मैं इंप्लीमेंट सिर्फ 2 व्हील्स के साथ कर रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इजीली आप लोग इसको यहाँ पे समझ जाओगे। तो अब इसमें देखना यहां इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, यहां पर 6 मीटर के साथ जो हम लोगों ने यहां पर जनरेट किया ये हो गया 6 मीटर। अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके इतने, ये डिस्टेंस फिर क्या है, ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6, इसको नाम दे दिया गया एस, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब विड्थ ऑफ टैक्सीवे इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं लेट से कैपिटल टी से, ये हो गया कैपिटल टी। इसके बाद में हमारे पास में जब ये कैपिटल टी हो चुका होगा, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या है उसे चेक करना है। तो आप ऐसे समझो कैपिटल टी ये हो गया, उन दोनों के लिए अगर हम लोगों ने चेक किया तो इसके लिए ये कितना हो गया t/2, ये टोटल डिस्टेंस को s नाम दिया गया। s क्या हो गया, ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर जो यहां से सेंटर लाइन से था, उसके बाद में 6 मीटर का मार्जिन है। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो ब्लू पेन से मार्क पोर्शन हो गया ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मीटर। इसके बाद में जो रेड पेन से रह जाता है हमारे पास में जो पोर्शन, वो पोर्शन को अगर हम लोग इसको चेक करें तो क्या हुआ t/2 माइनस s। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा बस एक लॉजिक होता है, वो इस तरीके से मैं इसको एक डायग्रामिकली किस तरह से दिखाई देगा वो समझना। रनवे हो गया, ये हो गया टैक्सीवे। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों व्हील्स तो यहाँ हैं, सेंटर पे एक व्हील यहाँ रखा हुआ है, तो अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गया व्हील बेस्ड डिस्टेंस। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हो गया ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर 2 व्हील्स के साथ में, दोनों साइड में 6 मीटर को ऐड कर दिया, तो ये हो गया ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 6 मीटर। ठीक है, अब इस तरह से देखो विड्थ ऑफ टैक्सीवे t ये हो गया बाई 2, इधर मिला s, तो ये क्या रह गया t/2 माइनस s। मैं एक बार दोबारा से बना देता हूं, रनवे टैक्सीवे t टोटल विड्थ है बाई 2 कर दिया, ये रेड पेन से हाफ 50%,
उसके बाद में ये s डिस्टेंस है जो यहाँ से मिलेगा हाफ से लेके s डिस्टेंस, और उसके बाद में रह गया t/2 माइनस s, जो ये रेड पेन से मार्क पोर्शन है। ठीक है, तो आप बस इतना सा सोचना कि अगर हम लोग t/2 माइनस s को रिड्यूस कर देते हैं तो ऐसे कंडीशंस के अंदर वहां पर व्हील्स का जो मूवमेंट होना चाहिए वो हम डिसाइड कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करते हुए उस समय हम लोग स्ट्रेट पाथ देने की कोशिश करेंगे या कर्व्ड पाथ, राइट। t/2 s, t/2 माइनस s, ऐसे कंडीशन में अगर ये रिड्यूस हो चुका है तो उस समय हम लोग कोशिश करेंगे कि व्हील्स का मूवमेंट स्ट्रेट पाथ में होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में अगर कर्व्ड पाथ दिया तो ये वाला व्हील्स, इनर वाला जो व्हील है वो ग्राउंड सरफेस पे आने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो उसको अवॉइड करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है, मतलब इसको t/2 माइनस s को रिड्यूस किया था तो हमने स्ट्रेट पाथ दिया था, और स्ट्रेट पाथ की अगर बात करते हैं तो स्ट्रेट पाथ के लिए रेडियस ऑफ द कर्व हमेशा ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट r और t/2 माइनस s दोनों एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में यही एक ऐसा टर्म था। ठीक है, ये हमारे पास में जो हॉर्नजेफ जो जिन्होंने फॉर्मूला बनाया उनके नाम से ये फॉर्मूला दिया जाता है। इसके बाद में अब ये जो रेडियस ऑफ द कर्व हमें मिला है, इस रेडियस ऑफ द कर्व को चेक किया जाता है। दो रेडियस हैं, एक हो गया 180 मीटर के साथ और दूसरा चेक किया जाता है 120 मीटर के साथ। दो तरह के एयरक्राफ्ट्स होंगे जिनके लिए इसे चेक करते हैं, एक होता है सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स और दूसरा होगा, दूसरे टाइप का जो एयरक्राफ्ट है वो है सबसोनिक एयरक्राफ्ट। ऑफ कोर्स दोनों एयरपोर्ट्स अलग अलग हैं। ये केस हमारे पास में तब है तब जब दो अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए हम लोग जो रेडियस ऑफ द टैक्सीवे उसे अलग अलग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ जो मिलेगा, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स की स्पीड ज्यादा होगी, सबसोनिक एयरक्राफ्ट की स्पीड कम होगी, तो जिसके लिए जितनी ज्यादा स्पीड है रेडियस ऑफ द कर्व की रिक्वायरमेंट भी उसके लिए ज्यादा है। तो ये हो गया हमारे पास में फॉर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स, और ये है फॉर सबसोनिक एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, ये तीन अलग अलग रेडियस हैं जो हमें इस तरह से मिलते हुए जाएंगे, और तीनों अगर अलग हैं तो डेफिनेटली उनमें से हम लोग सेलेक्ट क्या करेंगे, मैक्सिमम। ठीक है, अब जो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं उनको एक एक करके इसमें स्टेट करते हैं। सबसे पहले आर, रेडियस ऑफ द कर्व, दैट विल बी इन मीटर, वी इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, if it is not given in the question then assume as a 0.13। ठीक है, now W wheel base, it will be in meter, T width of taxiway, if it is not given in the question then assume as a 22.5 meter, just for the calculation purpose। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस तरह से मिले। मैं एक बार इनको फिर इस तरह से डिक्टेट कर समझा देता हूँ। देखो, by increasing the size of the aircraft or by increasing the wheelbase distance, definitely there will be chances that the radius of the curve requirement will be higher. So in that condition, the radius requirement will be proportionate to the wheelbase distance. Again, at the time of the landing, out of front wheels and rear wheels are going to touch the ground surface earlier. The distance between centers of the rear wheels is called as the tread of landing gear, and that distance is going to consider the center to center effect only. Let's say if we have increased the number of wheels, instead of 2 wheels we have provided the 4 wheels. Now the distance is going to be measured in this manner. In that condition we have considered only the center to center distance. We have neglected and we have that distance is not going to be written. So that's why to write that value or for future expansion, that value is considered as a 6 meter. Now the total distance from the center line of this runway to the extreme point will be as a tread of landing gear divided by 2 plus 6 meter. That is the concept, that is the logic behind whenever this scientist has given this formula. Now the condition is
ये हो गया हमारे पास में रनवे, फ्रंट व्हील्स, रियर व्हील्स, this center to center distance for 4 wheels we have discussed, and then after there will be the 6 meter gap, but for the diagram purpose I have given only with the 2 wheels only. So the distance which is going to be measured from the center to center wheel is called as the tread of landing gear. Then after the plus 6 meter is just provided for the extra margin. So the total blue pen mark portion is the tread of landing gear divided by 2 plus 6 meter. Now the total width of the taxiway is t by 2. This is the t by 2, and if is distance is the s distance, the remaining distance will be t by 2 minus s. So by reducing that value of t by 2 minus s, definitely there will be requirement of the straight track, and the straight track will always be going to have as a higher radius of the curve. So we can say that the radius of the curve and t by 2 minus s both are going to be inversely proportionate to each other. This is the formula. Now these two radius are further going to be checked with the help of these parameters for supersonic aircrafts and subsonic aircraft. For supersonic aircrafts, the radius of the curve must be greater than 180 meter, and subsonic aircraft, the radius of the curve must be greater than 120 meter. Out of in this condition, the R stands for radius of the curve, that will be in a meter. V will be in kilometer per hour. F stands for friction coefficient. If it is not mentioned in the question, then assume as a 0.13. Next is W wheelbase in meter, T width of taxiway. If it is not given in the question, then assume as a 22.5 meter. To understand this question, this concept, let's solve a question. Determine the turning radius of a supersonic aircraft with a wheelbase of 30 meter and tread of landing gear as 6 meter. Turning speed is 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन इस तरीके से गिवन है. डिटरमाइन द टर्निंग रेडियस ऑफ ए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विद अ व्हील बेस ऑफ 30 मीटर. W value is given as the 30 meter and the tread of landing gear as 6 meter. TLD already given as a 6 meter. Next is turning speed is 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास में जो रेडियस के फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करते हुए चलते हैं. फर्स्ट हो गया R इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 125F 0.13. ठीक है. नेक्स्ट इज R इक्वल टू W के लिए जब चेक करो, वैल्यू इज गिवन एज अ 30 minus 6 by 2 plus 6. Value is calculated as a 155.2 meter, and the radius of the curve should be greater than
180 मीटर। ठीक है, ये सारे पैरामीटर हैं। आप इनको जब पुट करोगे और उसके बेसिस पे जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट 180 मीटर। तो जो रेडियस ऑफ द कर्व है वो इस तरीके से जब इसमें हम लोग कैलकुलेट करें तो आंसर रहेगा हमारे पास में 180 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ taxiway for a supersonic aircraft with a turning speed of 60 kilometer per hour wheelbase is 35 meter and tread of landing gear is 7.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, वो इस तरीके से, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ टैक्सीवे फॉर अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट विद द टर्निंग स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज ऑलरेडी मेंशन इन द क्वेश्चन, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। व्हील बेस इज मेंशन एज अ 35 मीटर एंड द ट्रेड ऑफ लैंडिंग गियर इज 7.5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली से फॉर्मूला बेस्ड ही है, फॉर्मूला पता है, अप्लाई कीजिए और रिजल्ट v square divided by 125f, 60 square divided by 125 into 0.13, ठीक है। नेक्स्ट है r इक्वल टू 0.388, वैल्यूज पुट करेंगे तो 316.87 मीटर एंड द लास्ट वन इज 180 मीटर। तो तीनों में से जो मैक्सिमम है वही वैल्यू सेलेक्ट होगा टर्निंग रेडियस पर्पस के लिए, दैट इज 316.87 मीटर। ठीक है, और उसी से ये रिजल्ट, ये हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसके बेसिस पे हम लोग इनके जो टर्निंग रेडियस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इजीली अप्रोच कर सकते हैं। इनमें बस आपको यही एक लाइन आपको सिखाना था या कन्विंस करना था, जिसमें कि हमारे पास में बस आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, और रही बात आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में ये वाला तो नहीं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला ही आपसे बस पूछा जाएगा। दोनों फॉर्मूले नहीं पूछे जा सकते, लेकिन कोई एक फॉर्मूला जरूर पूछेंगे और उसी के बेसिस पे आपसे वहां पर कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है, इनमें जो बाकी वैल्यूज है जैसे एफ की वैल्यू है, टी वैल्यू होना, ये आपके माइंड में होना चाहिए। उन्हीं के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी में ये हो गया रनवे।
स्टॉपवे, ठीक है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो इस तरह से एयरक्राफ्ट्स के लिए या एयरपोर्ट पे दिए जाते हैं। उनको धीरे धीरे करके एक एक करके मैं रिक्वायरमेंट समझो या फिर इनके जो आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रिपेयर होते चलेंगे मैं उनको उसमें प्रिपेयर करता चलता हूँ। आप मेरे साथ पहले इसका एक बार जो डायग्राम है वो मेरे साथ पहले विजुलाइज कर लीजिए। जैसे ये हुआ रनवे, ठीक है। अब रनवे पर एयरक्राफ्ट है, वो एयरक्राफ्ट इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। पूरे एयरपोर्ट पे जितने भी जो एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट है या कोई भी मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट को कंट्रोल करने की सिर्फ एक ही अथॉरिटी है, और उसे हम लोग बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, एटीसी। उसी से हम लोग उसको बोला जाता है। अब इस एटीसी से जब परमिशन, एक सर्कुलर टाइप से बिल्डिंग होती है जो इस तरह से होगा, उस बिल्डिंग से या जब एटीसी से जब इस परमिशन मिल जाता है एयरक्राफ्ट को, उसके बाद में एयरक्राफ्ट को लैंडिंग का परमिशन होगा तो लैंड करता हुआ जाएगा। लैंड करने के बाद में एयरक्राफ्ट जाएगा इस तरह से टैक्सीवे के थ्रू होता हुआ एप्रन जाएगा। एप्रन वो एरिया टर्मिनल बिल्डिंग के जस्ट सामने वाला है जिसमें लोडिंग अनलोडिंग पैसेंजर कार्गो को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे टैक्सी लेन्स या टैक्सी वेज वगैरह दिए जाते हैं, जैसे हम लोग पार्किंग स्लॉट्स होते हैं हमारे पास में बाइक कार स्कूटी वगैरह सबके लिए जो होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी स्लॉट्स बने हुए होते हैं जिनमें एयरक्राफ्ट्स को पार्क किया जाता है। उसके बाद में लोडिंग अनलोडिंग को परफॉर्म जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में एयरक्राफ्ट को वहां से मूव करते हुए यहाँ तक लेके आते हैं। अब दूसरा कोई एयरक्राफ्ट है वो भी लैंड कर रहा होगा, ठीक है। अब उस समय एयरक्राफ्ट जब वो लैंडिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जब लैंड करने वाला हो दूसरा एयरक्राफ्ट यहाँ पे टेक ऑफ के लिए जाए। अब ये जो नीचे टेक ऑफ वाले एयरक्राफ्ट जो है पायलट, उसके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है कि टॉप से कौन सा एयरक्राफ्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए वो एटीसी के ऊपर डिपेंडेंट। तो एटीसी क्या करता है कि ग्राउंड पे जो भी एयरक्राफ्ट्स का मूवमेंट है या यूं कहो कि प्रॉपर्टीज की जो सेफ्टी है उसको कंट्रोल करने का काम फिर कौन कर गया, एटीसी। तो एटीसी इस पायलट को यहाँ पे रोक देता है कि अभी दूसरा पायलट यहाँ पे लैंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसे यहाँ पे होल्ड के लिए रोका जाता है। तो वो अपने आप में कुछ टाइम तक वहां पे होल्ड करता है, उसी के बेसिस पे जो जोन बनता है उसे बोलते हैं होल्डिंग जोन, ठीक है। एक बार जब वो यहाँ से लैंड हो चुका होगा तो दूसरा ये जो एयरक्राफ्ट पहले वाला था वो अब टेक ऑफ ऑपरेशन के लिए चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक और स्टेटमेंट ऐसा रहता है कि जब एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे इस तरह से जब लैंडिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला होता है, तब उस समय ग्राउंड से क्लियरेंस अगर वहां पे 15 मीटर के आसपास होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैंडिंग केस, ठीक है। अब जब एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ के लिए इस तरह से जाता है तो जब रनवे जहां एंड होगा उस समय वहां पर जो क्लियरेंस है, उस समय जो क्लियरेंस है अगर वो 10.5 मीटर के नजदीक होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेक ऑफ केस, ठीक है। एक बार एयरक्राफ्ट यहां से जब टेक ऑफ कर चुका होगा तो वो एक पाथ को फॉलो, पर्टिकुलर हाइट को अचीव करेगा और उसके बाद में मूव करता हो जाएगा। दूसरे रनवे पर आना है। अब ये एटीसी किस तरह से उनको कंट्रोल करते हैं, कैसे वो इनके फर्दर वर्क बनते हैं, तो उन्हें इस तरह समझना। देखो, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जब अपने एल्टीट्यूड पे जब वो पहुंच जाता है एयरक्राफ्ट, तो उसके बाद में उसे दूसरे रनवे पर भी आना होता है। इस टाइम के बीच में हो सकता है कि क्लाउड्स वहां पर उसको मिल जाए, ठीक है। एयरक्राफ्ट का पूरा सिस्टम जो एक्चुअल में डिजाइन किया गया वो बहुत ही लेस नंबर ऑफ पार्टिकल या एयर डेंसिटी के साथ ही उनको डिजाइन किया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड 800-900 किलोमीटर पर आवर जब इतना स्पीड हो जाता है तो ऐसे कंडीशन के अंदर
जब वो सफिशिएंट हाइट पर होगा, स्पीड ज़्यादा है और वो लाइटर पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन स्पीड ज़्यादा होने के चलते उसमें इम्पैक्ट फोर्सेस आते हैं। इन इम्पैक्ट फोर्सेस के चलते वो ओरिजिनल पाथ से डिविएट होता हुआ भी दिखाई देगा। अब ऐसे कंडीशन में जो डिविएशन होगा, तो उसके चलते वहां पर उसको टर्बुलेंस बोला जाता है। एयरक्राफ्ट्स में उसको ये वर्ड्स के साथ में बोला जाता है कि टर्बुलेंस वहां पे बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा टर्बुलेंस होगा तो उस केस में डैमेज होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर एयरक्राफ्ट पायलट चाहे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है, लेकिन बाउंडेशन ये है कि जो सोर्स से डेस्टिनेशन, अगर कोई एक एयरक्राफ्ट आ रहा है तो डेस्टिनेशन से सोर्स से भी वहां से एक यहाँ पर भी एक एयरक्राफ्ट जरूर आता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम ये है कि जो ये एयरक्राफ्ट इस तरह से ट्रेवल करता है तो दोनों के बीच में अगर कुछ गैप है और ये एयरक्राफ्ट अगर इस तरह से अपने मन से वहां पर या खुद अपने डिसीजन के बेसिस पर अगर वर्टिकल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर करने लगते हैं, तो उस केस के अंदर कोलिजन होने के चांसेस हैं। So just to avoid the collision between two aircraft, it is better that कि ATC with the help of satellites वहां पर उनको गाइड करती है कि आप यहाँ पर ये पाथ को फॉलो कीजिए, या दोनों को प्रॉपर्ली गाइड। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन टू एयरक्राफ्ट्स and weather information, that is further again is going to be provided by the ATC, that is air traffic control unit। जब वो एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड करने वाला होता है, सपोज होल्डिंग जोन में, यहाँ पे तो हमने एयरपास में एक ही एयरक्राफ्ट था, यहाँ पे 5-7 एयरक्राफ्ट है जो पहले से ही वहां पे वेट कर रहे हैं। अब जितने ज्यादा एयरक्राफ्ट आ जाएंगे तो ऐसे कंडीशन के अंदर रनवे पर इस एयरक्राफ्ट को यहाँ पर हम लोग बोल देते हैं कि कुछ टाइम के लिए अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप यहाँ पे कुछ टाइम स्लॉट ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर रनवे पे आइएगा। तब तक जब तक ये चक्कर लगा के इस तरह से आते हैं, उतने टाइम के अंदर कुछ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ ऑपरेशंस के लिए जा चुके होंगे, ठीक है, और उसके बाद में फिर लैंडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाएगा। तो जिस पाथ को उस समय वो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं सर्कलिंग रेडियस। ठीक है, सर्कलिंग रेडियस इज फर्दर गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन सम पैरामीटर। सबसे पहले ये जो डिपेंड करेगा वो होगा साइज ऑफ एयरक्राफ्ट। जितना ज्यादा बिगर साइज ऑफ एयरक्राफ्ट होगा, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि उसके लिए रेडियस ऑफ द कर्व की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पैरामीटर जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता हुआ दिखाई देगा, वो है वेदरिंग कंडीशन। ठीक है, अगर वेदरिंग कंडीशंस मतलब जो एकदम फेवरेबल है, नॉर्मल कंडीशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने ज्यादा अगर क्लाउड्स अगर होते जाएंगे तो उस केस में सर्कलिंग रेडियस के अंदर टाइम भी उसको ज्यादा लगेगा। थर्ड हो गया कि अगर एयरक्राफ्ट ज्यादा है तो भी उस केस के अंदर एयरक्राफ्ट को वहां पे सर्कलिंग रेडियस को बढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो ठीक है, थर्ड होगा हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ एयरक्राफ्ट्स। ठीक है, ये तीन पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर सर्कलिंग रेडियस डिपेंडेंट होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके बाद में एयरक्राफ्ट जब वो पूरी डिस्टेंस को ट्रेवल करके आएगा वहां पर से वहीं पे, तो उसके बाद में हो सकता है काफी सारे एयरक्राफ्ट वो वहां पर टेक ऑफ के लिए जा चुके हो, उसके बाद उसे परमिशन दिया जाता है लैंडिंग ऑपरेशंस के लिए। एयरक्राफ्ट जाता है वापस से वही सेम पाथ के एप्रन एरिया में जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग को परफॉर्म करेगा, टेक ऑफ के लिए निकल जाएगा। सपोज इस बार टेक ऑफ के लिए जब वो जाने लगे, तो उस समय जब वो होल्डिंग जोन से होता हुआ टेक ऑफ के लिए जाए, उसका इंजन फेलियर हो जाए। इंजन फेलियर हो जाए मतलब उसके अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो उसके चलते क्या होगा कि अब एयरक्राफ्ट वहां से निकल तो चुका है, लेकिन कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में वहां अब वो वेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब वो वेट कहाँ करेगा कि लास्ट में जाके अपने आप को रोकता है, तो उससे पहले पहले वो ब्रेकिंग इफेक्ट जनरेट करेगा। तो उस केस के अंदर जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, डेफिनेटली वो रनवे से ज्यादा होगा। और रनवे से ज्यादा होने पर एक ऐसा पर्टिकुलर डिस्टेंस जो कि सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसीज में ही काम में आता हो या इंजन फेलियर केस में काम आता हो दिखाई दे, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉप वे। ठीक है, सो द थर्ड स्टेटमेंट, इंजन फेलियर केस। ये तीन ऐसे पैरामीटर हैं जिसके ऊपर बेसिक रनवे लेंथ डिपेंडेंट होता हुआ, या जिनके बेसिस पे बेसिक रनवे लेंथ को हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसी में स्टॉप वे की बात करें, इन इंजन फेलियर कंडीशंस। ठीक है,
अब एयरक्राफ्ट यहाँ से मूव होता हुआ दोबारा से इस तरह से आएगा और सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस के लिए एक बिल्डिंग में जाता है, उसे बोलते हैं हैंगर बिल्डिंग। हैंगर बिल्डिंग के लिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि साइज ऑफ द हैंगर बिल्डिंग इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय size of the aircraft, length, width, height, all these parameters are further going to be controlled by the aircraft। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से, size of hangar building is decided by size of aircrafts। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट, ऑल दिस पैरामीटर्स आर डिसाइडेड बाय द एयरक्राफ्ट। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से पूरे पाथ को ट्रेवल करता हुआ आएगा और उसके बाद में वापस से ये टेक ऑफ के लिए चला जाता है। तो जो स्टेटमेंट है वो टैक्सीवे का ये कि टैक्सीवे इज गोइंग टू यूज पाथ अदर देन रनवे एंड दैट पाथ इज नथिंग बट एज अ, जिसमें हम लोग रनवे टू एप्रन, एप्रन टू रनवे और रनवे टू हैंगर और हैंगर टू जो रनवे तक का जो पाथ है इसको हम लोग टैक्सीवे यहाँ पर बोलते हैं, जो इस तरह से वर्क को यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद में हमारे लिए एक और इस तरह से देख सकते हो, जैसे दो तरह से मूवमेंट होगा। एक तो ये कि जब नॉर्मल वेदरिंग कंडीशंस हैं उन सब के अंदर जब एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है वो कोई मूवमेंट हमारे पास में रह गया होगा। ठीक है, अब दूसरा जो मूवमेंट होता है वो तब कंट्रोल किया जाता है तब जब आप इस तरीके से समझो कि एयरक्राफ्ट्स का वेदरिंग कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल नहीं है मतलब जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है या फिर जो हमारे पास में कह सकते हो विंटर का टाइम है, तो ये दोनों ही टाइम में क्या होंगे, क्लाउड्स होंगे, विजिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर एयरक्राफ्ट पायलट अपने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है उन सारी रिक्वायरमेंट्स को एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट को सबमिट करता है और एटीसी एज पर द रिक्वायरमेंट ये चेक करता है कि क्या ये सारे जो पैरामीटर्स है जो कि रिक्वायर्ड है एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए, अगर वो वहां पे पॉसिबल है तो ठीक, नहीं होता है तो उस केस में वो मना कर देता है। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि ये वर्स्ट कंडीशन है, या एक तरह से कह सकते हो कि हमारे लिए बैड वेदरिंग कंडीशन जो कि फेवरेबल नहीं है एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए। ऐसे कंडीशंस के अंदर एयरक्राफ्ट का मूवमेंट अगर नहीं होने देना होगा तो एटीसी हमको वहां पर रूल्स के थ्रू आपको रोकने में कैपेबल होता है। तो इस तरह से दो रूल्स बनते हैं, एक हो गया विजुअल फ्लाइट रूल्स और दूसरा होगा इंस्ट्रूमेंटल फ्लाइट रूल्स। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से ये तो तब है नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास में बैड वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो अब ये दोनों के लिए अगर जब चेक करोगे तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट का जो मूवमेंट है वो हमें ज्यादा दिखाई देगा किसके अंदर, वीएफआर और आईएफआर। ये हो गया नॉर्मल कंडीशंस के अंदर और ये हो गया जो हमारे लिए बैड वेदरिंग कंडीशंस के अंदर हो। तो डेफिनेटली एयरक्राफ्ट का मूवमेंट ज्यादा होगा किसके अंदर, वीएफआर के अंदर, विजुअल फ्लाइट रूल्स। इसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल और, कि जैसे हम लोग साइकिल के लिए बात करते हैं, दो तरह के व्हील्स हैं, एक तो ऐसा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा आप इस तरह से देखो, ठीक है। अब इस साइकिल के लिए अगर हम लोग जब चेक करते हैं तो डेफिनेटली इस केस के अंदर जो ये फर्स्ट केस है और सेकंड केस की बात करें तो दोनों में से जो मूवमेंट है वो मूवमेंट पॉसिबली किसके अंदर हो पाएगा, सेकंड के अंदर। फर्स्ट के अंदर वो मूवमेंट नहीं हो सकता है। और अगर ये सेकंड के अंदर मूवमेंट होगा तो यहां से एक एंगल को मेजर किया जाता है। ये एंगल इसमें तो पॉजिटिव है और इसमें नेगेटिव है, इसे बोलते हैं कास्टर एंगल। तो कास्टर एंगल एक ऐसा एंगल है जितना अगर वो पॉजिटिव रहेगा उतना ही मूवमेंट पॉसिबल है। ये साइकिल के लिए मैंने आपको समझाया, जबकि ये हमेशा किसी भी टाइप का कोई भी मूवमेंट हुआ, जैसे कि कोई भी हमारे पास साइकिल देखो, बाइक देखो या कार देखते हैं, स्कूटी वगैरह है या एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है, सभी में ये एंगल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये एंगल नेगेटिव हो चुका है तो उस केस के अंदर एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आपको इसमें प्रिपेयर होने चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। एप्रन एरिया वो हो गया जिसमें लोडिंग अनलोडिंग को हम लोग परफॉर्म करते हैं। मैं एक बार इसके सारे टॉपिक्स जो हैं पॉइंट्स उनको सबको मैं एक बार रिलेट करा देता हूँ। ठीक है, वो इस तरीके से समझना कि सबसे पहले हम लोग जैसे बात करते हैं एयरक्राफ्ट के मूवमेंट के लिए, तो एयरक्राफ्ट के लिए जब रनवे है तो रनवे पे एट द टाइम ऑफ द लैंडिंग इफ 15 meter height is available then we can say that that type of the landing is called as a normal landing case।
So the same statement is applicable whenever the aircraft is going for the takeoff operation, and at the same time, if the ground clearance is available as a 10.5 meter, then it will be called as a normal landing case. So whenever the aircraft is going for the landing, and after that it is going for loading unloading purpose of the loading unloading of the passenger and cargo purpose, then after the aircraft is coming for the takeoff operation, and if another aircraft is coming for the landing, then this particular aircraft is going to hold for that takeoff operation, and that particular zone is called as a holding zone. After resting in a holding zone, after getting permission from the ATC, air traffic control unit, then after the aircraft will go for the takeoff operation. Total movement of the aircraft is actually designed to for the less number of particles, or we can say that the less number of air density particles. It is only designed for this system. But in case of the cloudy season or the rainy season, the air density is going to be increased. So at the time the aircraft has achieved almost as a 800 to 900 kilometer per hour. So in that condition, it might be possible due to the high speed and high amount of this air density, there will be some amount of the impact forces, and due to which there will be disturbances will be generated for the movement of the aircraft, and that is also called as a turbulence. So at that time, aircraft pilot can move in a vertical and horizontal distances, but another aircraft which is again going to follow the same path with a some amount of the some amount of the separation. So all these informations is always available to the ATC, that is air traffic control unit. So with the help of satellite, they will provide the horizontal and vertical separation, and then after it is possible. Otherwise, no pilot can change the alignment or the movement of the aircraft. And after reaching to the another airport, if it is necessary that the aircraft is going for the landing operation, and at the same time that there are huge number of aircrafts are already waiting in this holding zone, then ATC may ask all the aircrafts for circling radius zone, and that circling radius is further going to be dependent on some parameter. First one is the size of the aircraft, weathering conditions, and the next one is the volume of aircrafts, right? Next one is at the time of the after moving throughout that circling radius, then after the aircraft will go for the landing operations. At the time of the takeoff, if there is a chances of the failure of engine, then the speed of the aircraft is higher, then definitely the distance traveled by the aircraft will be much more as compared to the length of the runway, and that particular zone which is just provided, which is going to be utilized in case of the emergencies, that is called as a stop way. So that is the third parameter, engine failure case. All these three parameters are going to decide the basic runway length or the length of runway, that is going to be further decided. Next one is the aircraft is going to be maintained in a hangar building, hence the size of the hangar building, that is the length, width or height, all these parameters of this hangar building is always decided by the size of the aircraft. Next is, there are two definition. First one is the visual flight rules, and another one is the instrumental flight rules. Visual flight rules will have the movement will have more movement of aircrafts as compared to the instrumental flight rules. Reason for that, instrumental flight rules will be applicable only when in case of the bad weathering condition, and it might be possible due to the bad weathering condition ATC may or may not provide the movement of the aircraft. Hence we can say that the less number of aircraft movement will be available in case of the instrumental flight rules, and it will be more in visual flight rules. In this diagram, I want to convince one single point, that caster angle for the movement of the aircrafts or for movement of the any type of the vehicle should always be as a positive value.